सोच के देखिए, मुंबई से सिंगापुर जा रही एक फ्लाइट 30,000 फीट की ऊंचाई पर। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, एकदम शांत। तभी को पायलट की एक आवाज गूंजती है, एक बहुत ही आम सी अनाउंसमेंट कि फ्लाइट 1 घंटा पहले सिंगापुर पहुंचेगी। सब लोग खुश हो जाते हैं, थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये शांति बस चंद लम्हों की मेहमान है। सवाल यह है कि क्या सब लोग आखिर मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे, क्योंकि उस फ्लाइट में बैठे लोगों की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक ऐसा रहस्य जिसे हवा में ही सुलझाना था, नहीं तो अंजाम बहुत बहुत बुरा हो सकता था। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मौत से। अब देखिए, इत्तेफाक से ना उसी फ्लाइट में सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत भी सफर कर रहे थे। अचानक उन्हें एक मैसेज मिलता है सीट नंबर 128A पर जाने के लिए। जब वो वहां पहुंचते हैं तो जो देखते हैं ना, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पैसेंजर अपनी सीट पर ही मर चुका था, और हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके जिस्म पर खरोच तक का निशान नहीं था। अभिजीत कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें कातिल का एक सीधा संदेश मिलता है, एक साफ धमकी, एक चेतावनी कि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो इस प्लेन में मौजूद हर एक पैसेंजर मारा जाएगा। सोच लीजिए, अब ये सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं रह गया था, बल्कि 300 जिंदगियों का सवाल बन गया था। तो शुरुआती जांच में कुछ बहुत जरूरी सुराग सामने आए। मृतक का नाम था रवि। उसकी स्किन पूरी नीली पड़ चुकी थी, मुंह से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। लेकिन जैसा पहले बताया, चोट का कोई निशान नहीं, साफ था। ये सारे इशारे एक ही तरफ थे, मौत जहर से हुई थी। पर असली सवाल तो ये था कि आखिर ये जहर दिया तो दिया कैसे गया। देखिए, जो कातिल था ना, वो सिर्फ एक खूनी नहीं था, वो एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। एक ऐसा खिलाड़ी जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर सीआईडी के साथ एक खतरनाक खेल शुरू कर चुका था। कातिल की जो पहली डिमांड थी वो बहुत अजीब थी। उसने जमीन पर जो सीआईडी टीम थी उन्हें 1 घंटे का टाइम दिया और कहा कि हितेन नाम के एक आदमी को ढूंढो। सवाल तो यही था, आखिर ये हितेन था कौन और एक कातिल उसे क्यों ढूंढ रहा था। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सीआईडी ने जांच शुरू की और पता चला कि जिस हितेन को वो ढूंढ रहे हैं, उसकी तो 4 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। एक मुर्दा आदमी। अब ये सवाल तो सबके दिमाग में घूम रहा था, तो फिर कातिल उसे क्यों ढूंढ रहा है? क्या हितेन जिंदा था, दुनिया से कहीं छुपकर बैठा था, या फिर ये कातिल की कोई नई चाल थी, टीम का ध्यान भटकाने की? कातिल रुका नहीं, उसने अपने अगले निर्देश दिए। पहला, गिरीश नाम के एक आदमी तक एक स्पेशल फोन पहुंचाओ। ये गिरीश एक अंडरग्राउंड हैकर था। दूसरा, गिरीश उस कातिल के लिए एक कोड क्रैक करेगा। मतलब साफ था, जमीन पर बैठे लोग अब इस खेल में सिर्फ मोहरे बनकर रह गए थे। पर कातिल का ये खेल अब और भी ज्यादा खूनी होने वाला था, और वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। 2 मौतों का आंकड़ा अब 2 हो चुका था। कातिल ने साबित कर दिया कि वो मजाक नहीं कर रहा। जैसे ही बेचारे गिरीश ने अपना काम पूरा किया, उसे एक ड्रोन स्ट्राइक से मार दिया गया। इसका मतलब कातिल सिर्फ प्लेन में नहीं, जमीन पर भी लोगों को निशाना बना रहा था। उसकी पहुंच कहीं तक भी थी। अगली डिमांड और भी ज्यादा खतरनाक। कातिल ने सीआईडी को सिर्फ 45 मिनट दिए, एक होटल की छत से एक डिजिटल फाइल लाने के लिए। और धमकी वही, अगर काम नहीं हुआ तो और लाशें गिरेंगी। और इस प्रेशर के बीच टीम के अंदर ही एक झगड़ा शुरू हो गया। एक तरफ थे दया, जिनका मकसद था किसी भी तरह 300 लोगों की जान बचाना। तो दूसरी तरफ थे होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर, जो प्रोटोकॉल, नियम कानून पर अड़े हुए थे। उनके लिए नियम शायद जिंदगियों से ज्यादा जरूरी थे। और इधर जमीन पर यह सब चल रहा था, तो उधर प्लेन में हालात बद से बदतर हो गए। फ्लाइट अटेंडेंट रोहिणी, जो बेचारी अभिजीत की मदद कर रही थी, वो कातिल का अगला शिकार बनी। और बस उसकी मौत के बाद पूरे प्लेन में दहशत फैल गई। अब यह राज नहीं रह सकता था। अब जब प्लेन में सबको पता चल गया था कि उनके बीच एक कातिल है, तो अभिजीत के पास कोई चारा नहीं था। असली गुनहगार को ढूंढना अब जरूरी हो गया था। तो पैसेंजर लिस्ट खंगाली गई और अभिजीत ने 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। पहला शक गया अनिरुद्ध पर, जो एक प्रोग्रामर था और उसका ड्रग्स का रिकॉर्ड भी था। दूसरा था नरेश, एक बिजनेसमैन। और तीसरा मोंटी, एक बैंकर जिस पर फ्रॉड के केस चल रहे थे। तो क्या कातिल इन्हीं तीनों में से एक था? लेकिन असली कातिल कोई और ही निकला। सीआईडी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक चाल चली।
उन्होंने एयरलाइन के सीईओ विक्रम की मौत की झूठी खबर फैला दी और इस खबर को सुनते ही दो लोग अपनी सीट से उछल पड़े। एक था एयरलाइन का सीनियर मैनेजर कार्तिक और दूसरी थी एक और पैसेंजर जूही। आखिरकार असली कातिल बेनकाब हो चुके थे। कातिल तो पकड़े गए, पर असली सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं था। आखिर ये सब किया क्यों गया? इस पूरी साजिश के पीछे आखिर वजह क्या थी? कार्तिक के इन शब्दों ने मानो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उसने साफ कहा कि इस कहानी का असली विलेन वो लोग नहीं, बल्कि एयरलाइन का मालिक विक्रम है। और फिर पर्दे के पीछे की पूरी साजिश सामने आई। हुआ ये था कि 2 महीने पहले इसी एयरलाइन का एक प्लेन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हो गया था। 350 लोग मारे गए थे और सीईओ विक्रम को इस फॉल्ट के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने कुछ पैसे बचाने के लिए सबकी जान दांव पर लगा दी। और हितेन, याद है, वही हितेन जो जूही का मंगेटर था, उसको ये पूरी सच्चाई पता चल गई। इससे पहले कि वो इस सच को सामने लाता, विक्रम ने हितेन का ही मर्डर करवा दिया। कार्तिक और जूही बस उसी का बदला ले रहे थे। तो वो डिजिटल फाइल जिसे सीआईडी ने इतनी मेहनत से हासिल किया था, असल में उसमें विक्रम के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। वो पेन ड्राइव हितेन की बेगुनाही का और विक्रम के गुनाहों का सबसे बड़ा सबूत थे। हाँ, कार्तिक और जूही का मकसद विक्रम को सजा दिलाना था, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना उसने कई बेगुनाहों की जान ले ली। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या इंसाफ और बदला एक ही चीज है? क्या इंसाफ पाने के लिए लिया गया बदला सही मायनों में इंसाफ कहलाया जा